नमस्कार श्रोताओं। आज हम बात करेंगे शनि की छाया को लेकर प्रचलित भ्रांतियों पर। अक्सर कहा जाता है कि शनि की छाया पड़ते ही हमेशा नुकसान होता है, लेकिन क्या यह धारणा सही है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में यह एक आम मिथक है कि शनि की छाया हमेशा अशुभ होती है। ज्योतिष शास्त्र और पुराणों के अनुसार शनि का प्रभाव व्यक्ति को अनुशासित और कर्मशील बनाने के लिए भी जाना जाता है। यानी शनि के प्रभाव को केवल नकारात्मक रूप में देखना उचित नहीं है। क्या शास्त्रों में इसके सकारात्मक पहलुओं का भी उल्लेख मिलता है? बिल्कुल, शनि को न्याय का देवता कहा गया है। उनके प्रभाव से व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सजग होता है। कई बार कठिनाइयां व्यक्ति को आगे बढ़ने और मजबूत बनने के लिए प्रेरित करती हैं। तो क्या शनि की छाया से जुड़ी डरावनी कहानियां सिर्फ लोगों की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हैं, या इसके पीछे कोई सांस्कृतिक कारण भी है? संस्कृति में डर पैदा करना अक्सर अनुशासन बनाए रखने का एक तरीका रहा है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो शनि के समय में उत्पन्न मानसिक चुनौतियां आत्मनिरीक्षण और सुधार के लिए भी अवसर बन सकती हैं। इससे आगे बढ़ते हैं शनि की उत्पत्ति की कथा की ओर। शनि देव की उत्पत्ति की कथा बड़ी रोचक है। कहा जाता है कि उनकी माता का नाम छाया था और शनि का रंग काला होने के पीछे भी यही कारण है। जी हाँ, पुराणों के अनुसार छाया सूर्य देव की पत्नी संज्ञा की छाया से उत्पन्न हुई थी। छाया से शनि का जन्म हुआ और छाया का अर्थ ही शैडो या परछाई है, जिससे शनि का रंग गहरा काला माना गया। आपने शायद गौर किया होगा कि अधिकतर शनि मंदिरों में मूर्तियां काले पत्थर या रंग की होती हैं। क्या इसका भी संबंध उनकी उत्पत्ति से है? बिल्कुल, शनि के काले रंग को उनके न्यायप्रिय, तटस्थ और अप्रभावित स्वभाव का प्रतीक माना गया है। काला रंग उनके गहन, रहस्यमय और गंभीर व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो क्या यह रंग धार्मिक अनुष्ठानों और मानसिक प्रभावों में भी भूमिका निभाता है? कुछ मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि रंगों का हमारे मन और वातावरण पर गहरा असर पड़ता है। काला रंग गंभीरता और आत्मचिंतन को बढ़ावा देता है, जो शनि की ऊर्जा के साथ मेल खाता है। अब बात करते हैं शनि की साढ़े साती के 3 चरणों की। यह काल 7.5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। प्रत्येक चरण का व्यक्ति के जीवन पर अलग प्रभाव पड़ता है ना? बिल्कुल। पहले 2.5 साल मानसिक और भावनात्मक चुनौतियां लाते हैं, जैसे डिप्रेशन, क्रोध, संबंधों में तनाव आदि। इस चरण का मन और मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है, इसलिए व्यक्ति को आत्मसंयम रखना चाहिए। दूसरे चरण में शनि का प्रभाव शरीर के मध्य भाग पर आता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, विशेषकर पेट और मोटापे से जुड़ी तकलीफें बढ़ जाती हैं। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? आयुर्वेद के अनुसार मानसिक तनाव का सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। कई आधुनिक शोध भी बताते हैं कि स्ट्रेस और चिंता से पेट की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तीसरे और अंतिम 2.5 वर्षों में शनि का प्रभाव पैरों की ओर शिफ्ट होता है और कहा जाता है कि इस समय व्यक्ति को सुख, समृद्धि, यात्रा और आर्थिक लाभ मिलते हैं। क्या यह मुआवजा है पिछले कष्टों का? जी हाँ, इसे संतुलन का काल भी कहा जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व और प्रगति लाता है, जिससे पहले की समस्याओं का समाधान होता है। शनि की चर्चा में भगवान हनुमान का नाम भी आता है। यह माना जाता है कि जो हनुमान के भक्त हैं, उन पर शनि की अशुभ छाया असर नहीं करती। इसका क्या मनोवैज्ञानिक या धार्मिक आधार है? धार्मिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का साहस और भक्ति इतना प्रबल था कि शनिदेव स्वयं उनके भक्तों को कष्ट नहीं पहुंचाते। मनोविज्ञान की भाषा में यह आस्था व्यक्ति को आत्मबल और सकारात्मकता प्रदान करती है। यही वजह है कि हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। क्या इस अनुष्ठान से व्यक्ति का मानसिक तनाव भी कम होता है? बिल्कुल, नियमित जप और प्रार्थना मेडिटेशन की तरह कार्य करता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। 2017 की एक अध्ययन में पाया गया कि धार्मिक अनुष्ठानों से तनाव हार्मोन में कमी आती है। इस प्रकार धार्मिक विश्वास और व्यवहार केवल सांस्कृतिक परंपरा नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी सहायक हैं। अब एक दिलचस्प तथ्य, ऐसा कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों को नासा या आधुनिक तकनीक से पहले भी बहुत सी खगोलीय जानकारियां थीं। क्या सचमुच ऐसा था? पुराणों और वेदों में कई ऐसे उल्लेख मिलते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य देवता के रथ में 7 घोड़े दर्शाए गए हैं, जो इंद्रधनुष के 7 रंगों के प्रतीक हैं। यह वही स्पेक्ट्रम है जिसे वैज्ञानिकों ने बाद में डिफाइन किया।
यही नहीं, आकाशगंगा का उल्लेख भी हमारे ग्रंथों में मिलता है, जिसे आज हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। एक समय था जब गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों को पृथ्वी गोल है यह सिद्ध करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सही कहा। शब्द भूगोल भी इसी समझ का प्रमाण है। भू यानी पृथ्वी और गोल यानी गोलाकार। हमारे पूर्वजों ने बिना टेलीस्कोप के भी खगोल विज्ञान की जटिल बातें समझ ली थीं। क्या आपको लगता है कि यह ज्ञान केवल प्रतीकात्मक था या उनके पास गणनाओं और अवलोकनों के अपने तरीके थे? संभवतः दोनों ही बातें सही हैं। पुरातत्व और भाषा विज्ञान के कई अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति में प्रायोगिक विज्ञान और गहन प्रतीकवाद दोनों का अद्भुत समन्वय था। सभी शुभ अशुभ अवसरों पर नवग्रह पूजा का प्रचलन हमारे समाज में है। 9 ग्रहों की पूजा का वैज्ञानिक और सामाजिक आधार क्या है? नवग्रह पूजा दरअसल ब्रह्मांडीय शक्तियों के प्रति आभार और सामंजस्य का प्रतीक है। ज्योतिष के अनुसार जन्म और मृत्यु, गृह प्रवेश जैसे अवसरों पर इन ग्रहों के प्रभाव का संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। पुजारियों द्वारा 9 गड्डी चावल और पान के पत्ते रखना, क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी है? यह प्रतीकात्मक है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह चेतना को केंद्रित और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का तरीका है। सामूहिक पूजा से सामाजिक एकता भी मजबूत होती है। अर्थात नवग्रह पूजा केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक संतुलन का भी माध्यम है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने विज्ञान, मनोविज्ञान और संस्कृति को एक सूत्र में पिरोया था।